जहाँ एस्ट्रोएशियाटिक का उद्भव हुआ था वह तकरीबन 4000 वर्ष ईसा पूर्व यानी कि BCE बिफोर कॉमन इरा दक्षिणी या दक्षिण पूर्व चीन था। उसे दक्षिण पूर्व एशिया भी कहा जाता है। उसे प्रोटो एस्ट्रोएशियाटिक कहा गया। प्रोटो एस्ट्रोएशियाटिक भाषा परिवार 3000 वर्ष ईसा पूर्व तक बर्मा एवं पूर्वोत्तर भारत में दस्तक दे दिया था। 2500 वर्ष ईसा पूर्व तक यह मणिपुर, मेघालय, असम होते हुए बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल तक पहुंच गया था। फिर 2000 वर्ष ईसा पूर्व में प्रोटो एस्ट्रोएशियाटिक भाषा परिवार सुदूर दक्षिण एशिया की तरफ ज्यादातर प्रसार होकर लाओस, कंबोडिया, वियतनाम आदि में मोनिक और खमेर उपभाषा के रूप में फैल गया, जिसे मोन खमेर भी कहा गया। भारतीय उपमहाद्वीप में इसका प्रसार इस दरमियान में सीमित रहा। 1500 वर्ष ईसा पूर्व में यह एस्ट्रोएशियाटिक मुंडा समूह के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य भारत में फैल गया। 1000 वर्ष ईसा पूर्व में एस्ट्रोएशियाटिक मुंडा समूह का विस्तार द्रविड़ और इंडो आर्यन के लोगों के कारण सीमित या प्रभावित होना शुरू हो गया, जिसके कारण इसका प्रसार सीमित हो गया। फिर 500 वर्ष ईसा पूर्व में द्रविड़ और इंडो आर्यन लोगों का प्रभाव हावी होने से एस्ट्रोएशियाटिक मुंडा परिवार अपनी पहचान के लिए जद्दोजहद करने लगे या पहचान के लिए संघर्ष करने लगे। 1 वर्ष के आसपास तक एस्ट्रोएशियाटिक मुंडा परिवार अपने अपने जगहों को स्थापित करने में लगे रहे और उन जगहों को सुरक्षित करने के प्रयास में लगे रहे। 500 वर्ष के अवधि में अप्रत्याशित रूप से एस्ट्रोएशियाटिक मुंडा परिवार के लिए ये चुनौती भरा समय था। इसमें अगर हम देखेंगे तो मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में द्रविड़ और इंडो आर्यन ने कब्जा कर लिया और एस्ट्रोएशियाटिक मुंडा परिवार मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, उड़ीसा के कुछ हिस्सों, दक्षिण बिहार, बंगाल, असम आदि इलाकों में सीमित हो गया। ऐसा लगता है इस समय मुंडा परिवार बाहरी लोगों के प्रभाव से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था और अपने जगहों को सुरक्षित करने के प्रयास में ज्यादा लगा रहा होगा। 500 से 1000 वर्ष के दौरान एस्ट्रोएशियाटिक मुंडा परिवार संघर्षों के कारण अलग अलग हो गए होंगे और इसी दरमियान यह एस्ट्रोएशियाटिक परिवार छोटे छोटे भाषा समूहों संथाल, मुंडारी, हो, खड़िया, कोरवा, कोरकू, सोरा आदि में विभक्त हुए। फिर 1000 से 2000 वर्ष के दौरान एस्ट्रोएशियाटिक भाषा परिवार अपने अपने क्षेत्रों में स्थिर सा हो गया और शिकारी संग्रहकर्ता की भूमिका से स्थिर कृषक के रूप में जीवन जीने लगा। अब वे पूर्ण रूप से खेतीबाड़ी के जीवन में प्रवेश कर सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन जीने लगे। हालांकि इंडो आर्यन का प्रभाव धर्म, भाषा, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर लगातार जारी है और ये समूह अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए लगातार संघर्षों में जीने के लिए मजबूर है।